हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सबसे पहले बेटा किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए उस चैप्टर के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, है ना। तभी हम बड़ी बड़ी चीजों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो चलिए पहले कुछ बेसिक टर्म्स को क्लियर करते हैं। सबसे पहली टर्म आती है बेटा, आपने देखा यहाँ पे, जस्ट वेट, देखिए बेटा, सॉरी दिस इज नॉट बीइंग देयर, वेरिएशन। ओके, सो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये दो टर्म्स जो है इस चैप्टर की हेडिंग में ही यूज हो रही है। सबसे पहले हम इन्हीं को समझेंगे। सबसे पहले बेसिक से लेके स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले आपका टॉपिक है आज का हेरिडिटी। इस लेक्चर में बेटा मैं ट्राई करूंगी आपके बेसिक्स क्लियर करूं और कोशिश करूंगी जो मेंडल्स के 3 बेसिक्स लाया है, जो ऑलरेडी हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, उनको एक बारी दोबारा से रिकॉल करेंगे और अच्छे से क्लियर करेंगे। चलिए हेरिडिटी देखिए बेटा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, मैंने आपको ऑलरेडी, बच्चे मेरे जानते हैं माय वे ऑफ टीचिंग। देखिए सपोज दीज आर दी 3 जनरेशंस। ओके, दिस इज ग्रैंडफादर, फादर एंड सन। So this is first generation, this is second generation and this is third generation. One thing is common in all generation, that the size of the ear. See, they all have big ears, है ना? Or we can say they all have long pinna. जो हमारा एक्सटर्नल ईयर होता है बेटा, इसको हम किससे प्रोनाउंस करते हैं, पिना से प्रोनाउंस करते हैं। तो इन तीनों जनरेशन में हमने एक कॉमन चीज देखी, क्या देखी कि इन सब का क्या है, पिना जो है वो काफी लॉन्ग है। तो देखा आपने कि ये सेम कैरेक्टर, दिस इज अ कैरेक्टर, कोई भी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी जो हमें दिखाई देती है वो क्या कहलाती है, कैरेक्टर कहलाती है। तो जब वो चीज, सेम चीज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है, देन दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। So what is heredity? Transmission of same character from one generation to another generation is called heredity. बिल्कुल पेशेंस बना के रखेंगे बेटा, वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड हेरिडिटी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हेरिडिटी से ही टर्म इवॉल्व हुई है हमारी कौन सी, इनहेरिटेंस। आपके चैप्टर में नेम है ना, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो देखिए कुछ नहीं करना बेटा, द डेफिनेशन सेम है, बस आगे हमने एक वर्ड यूज करना है, द प्रोसेस। मतलब वो मैकेनिज्म जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती है, दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। सो व्हाट इज इनहेरिटेंस? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, the process of transmission of characters from one generation to another। बाकी सब सेम है बेटा, सिर्फ आपने क्या वर्ड ऐड किया, द प्रोसेस, टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म आपने क्या देखी बेटा, वेरिएशन। तो नेक्स्ट हमारी जो टर्म है दैट इज आवर वेरिएशन। चलिए इसको भी समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए सपोज ही इज अ फादर, ठीक है, थोड़े से हम क्रिएटिव एग्जांपल्स लेंगे। एंड दिस फादर इज हैविंग स्ट्रेट हेयर। आई नो दीज आर नॉट स्ट्रेट्स, but make it easy, okay? So father is having straight hair and he is having 2 kids. One is son and one is daughter. He is son and he is daughter. So daughter is basically having again straight hair
दिस इज डॉटर एंड इट इज ऑल्सो हैविंग स्ट्रेट हेयर. बड़े होते हैं ना गर्ल्स के बाल, तो हमने बड़े ड्रॉ किए. एंड हिज सन, बट दिस सन इज हैविंग कर्ली हेयर्स, आपकी मैम की तरह है ना. सो इस सन के क्या है, कर्ली हेयर्स है. अब यहाँ पे देखिए बेटा, हमें क्या देखने को मिला है, हियर इज डिफरेंस. देखिए ये दोनों किड्स हैं, इसके पेरेंट्स कॉमन है ना, दोनों के ब्रदर एंड सिस्टर है, बट देयर इज डिफरेंस. इसके कैसे हेयर्स है, स्ट्रेट हेयर्स, एंड द सन इज हैविंग कर्ली हेयर्स. और अगर आप इधर भी देखेंगे तो फादर के स्ट्रेट हेयर्स हैं और सन के कर्ली हेयर्स हैं, तो स्टिल देयर इज अ डिफरेंस, है ना. तो ये जो डिफरेंस है बेटा, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन. तो हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन द वेरिएशन, द डिग्री ऑफ डिफरेंसेस among member of same species is called variation. So what is variation? The degree of differences among member of the same species is called variation. भाई ये सारी हम जैसे we all are same, है ना, we all are human beings, but still there is a lots of difference in between us. This is because of variation. तो आई होप वेरिएशन टर्म भी क्लियर होगी आपको. इसके अलावा कुछ और बेटा छोटी छोटी इंपॉर्टेंट टर्म जो क्वेश्चंस में आती है और बच्चों में कंफ्यूजन क्रिएट करती है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. जैसे दो इंपॉर्टेंट टर्म आती है बेटा, अभी हमने एक डिस्कस किया एक वर्ड, दैट इज आवर कैरेक्टर, और एक टर्म हम और डिस्कस करते हैं, दैट इज ट्रेट. ये लेक्चर उन बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो बच्चे 10th में हेरिडिटी पढ़ना चाहते हैं. ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली. आई थिंक बेसिक्स चीज़ें आपकी भी क्लियर हो जाएंगी. देखिए कैरेक्टर क्या है, मैंने आपको अभी बताया, एनी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इट्स कैरेक्टर. व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी? एग्जाम्पल लेंगे जैसे स्किन कलर. स्किन कलर को हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं. हेयर टेक्सचर, हेयर का टेक्सचर कैसा है, स्ट्रेट है, कर्ली है, वेवी है, कैसा टेक्सचर है. इसी तरीके से हाइट ऑफ द स्टेम, टॉल है, ड्वार्फ है ना, दैट तो दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी. एंड व्हाट इज ट्रेट? ट्रेट किसे कहते हैं? A particular form of character which is transferred from one generation to another. Means है ये भी character, but this is the inherited form of character is called trait. किसे कहते हैं बेटा? Trait, inherited form of character. So this is the inherited form of character. देखिए, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट, नहीं समझ में आया, हैव पेशेंस. देखिए आपने कहा कि लाइक ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी है स्किन कलर, बट मैं कहूँगा पर्टिकुलर राहुल की राहुल का ट्रेट क्या है रिगार्डिंग इट्स स्किन कलर. सपोज राहुल का कलर क्या है, फेयर है, तो मैंने क्या लिखा, सिर्फ फेयर स्किन कलर. बट जब बेटा मैं क्या कह रही हूँ, नॉर्मल में कह रही हूँ स्किन कलर, तो स्किन कलर में कोई भी कलर आ सकता है ना. बट मैं एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक कैरेक्टर की जब मैं बात करती हूँ तो दैट इज कॉल्ड ट्रेट. इसी तरीके से सेकेंड आपका देखिए, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं. हेयर्स की हमने बात की तो हमने कहा कर्ली हेयर्स, है ना. प्रियंका इज हैविंग कर्ली हेयर, सपोज आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल. या संजना इज हैविंग स्ट्रेट हेयर, ये सब मेरे बच्चों के नाम है. ठीक है. और इसी तरीके से अगर हम हाइट ऑफ द स्टेम की बात करेंगे तो हाइट में मान लीजिए स्टेम की हाइट है टॉल, तो हमने लिख दिया टॉल. तो जब हम स्पेसिफिक कैरेक्टर की बात करते हैं बेटा, इनहेरिटेड, लाइक कैरेक्टर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपने क्या इनहेरिट किया अपने पेरेंट्स से, दैट इज योर ट्रेट. वो आपका क्या कहलाता है, ट्रेट कहलाता है. तो आई होप दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, कैरेक्टर एंड ट्रेट, दैट शुड बी क्लियर. चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा हम किसके ऊपर, आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, जिसको बिना समझे आप ये चैप्टर समझ ही नहीं सकते. एंड दैट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज आवर
जीन, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट वन है क्योंकि जेनेटिक्स का नाम ही किससे है, जीन से। नॉर्मली हम क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ जीन्स इज कॉल्ड जेनेटिक्स, या द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। चलिए तो देखते हैं व्हाट इज जीन। देखिए जीन को अगर मैं एक सिंपल टर्म में डिफाइन करूं, आप बच्चों के एग्जाम में आ गए ऐसे व्हाट इज जीन, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप कहेंगे सिंपल, द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। या मैं इसको ये भी कह सकती हूँ, दिस इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जब हमने कहते हैं कि कोई भी कैरेक्टर एक जनरेशन से बेटा दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है तो किसके थ्रू होता है, जीन्स के थ्रू होता है। तो दिस इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अब थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल समझेंगे कि कैसे जीन हमारी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखिए बेटा, सपोज दिस इज अ सेल, okay, and this is its nucleus, and this nucleus contain your genetic material, और इसको यहाँ पे हम क्या नाम देते हैं, क्रोमेटिन फाइबर। आई होप सभी बच्चों को ये चीज क्लियर होगी कि यस इट इज डीएनए। कुछ बच्चे कहेंगे कि हाँ मैम ये डीएनए है, नो डाउट इट इज डीएनए, बट जब कोई भी सेल डिवाइड नहीं करती है, एक नॉन डिवाइडिंग सेल की हम बात करते हैं, तो वी यूजली प्रोनाउंस इट क्रोमेटिन फाइबर, because it is not only the DNA, it is bounded with proteins, ठीक है, still there are some RNAs also being there। तो प्रैक्टिकल बच्चों ने कर लिए होंगे, डीएनए आइसोलेशन कर लिया होगा, ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, क्रोमेटिन फाइबर। इट मीन्स इट इज मेड अप ऑफ डीएनए प्लस प्रोटीन, ठीक है, तो ये डीएनए और प्रोटीन है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, क्रोमेटिन फाइबर। सपोज अगर मैं इस डीएनए को बाहर निकाल लूं, अगर मैंने इस डीएनए को बाहर निकालिया और बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में रखा, तो इसकी लेंथ कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर। आगे आपका चैप्टर आ रहा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें आप इन चीजों को भी पढ़ोगे, तो समझ लेते हैं यहीं पे। तो जब भी हमने डीएनए को स्ट्रेट किया तो इसकी लेंथ कितनी आई बच्चों, 2.2 मीटर। अब क्वेश्चन ये आता है क्या डीएनए सारा यूजफुल है, तो आंसर क्या है, नो। इसका देखिए कुछ पार्ट यूजफुल है और कुछ पार्ट नॉन यूजफुल है। सपोज मैं ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ, मान लीजिए दिस इज यूजफुल पार्ट, दिस इज अगेन यूजफुल, दिस इज यूजफुल, दिस इज यूजफुल पार्ट, ओके। तो जो ये यूजफुल पार्ट है दैट इज कॉल्ड एक्सॉन, दिस इज ऑल्सो एक्सॉन, ये भी आपका एक्सॉन है, ये भी आपका एक्सॉन है। और जो वेस्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड इंट्रॉन, दैट इज कॉल्ड योर इंट्रॉन। अब क्वेश्चन आता है मैं कैसे कह सकती हूँ कि ये यूजफुल है या वेस्ट है। यूजफुल का मतलब ये है कि डीएनए का वो पार्ट बच्चे जो हमारी बॉडी में किसी ना किसी प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, और ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, यूजफुल। मतलब ये जो पार्ट है ना, ये आगे चल के क्या बनाएगा, आपका प्रोटीन बनाएगा। तो जो ये यूजफुल पार्ट है इसी को हम क्या कह देते हैं, जीन। तो जीन से पहले क्या बनता है आपका, mRNA, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और mRNA से आपका क्या बनता है बेटा, प्रोटीन बनता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। थोड़ा सा डिटेल भी मैं आगे का भी आपका कंटिन्यू करूंगी, और आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो हमने बनाया है इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, सेंट्रल डोग्मा। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो सेंट्रल डोग्मा और कुछ नहीं है, सिंपली आप क्या बताते हो, जब कि डीएनए होता है, ठीक है, जीन मतलब डीएनए का फंक्शनल पार्ट, डीएनए से क्या बना आपका mRNA, और mRNA से आपका क्या बन गया, प्रोटीन। यहाँ पे आप ऐसे भी दिखाओगे कि डीएनए से डीएनए बनता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन, ठीक है। बाकी ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, तो ये सेंट्रल डोग्मा आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आ गए इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो देखिए क्या हुआ, डीएनए का वो पार्ट जो कोई प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है दैट इज कॉल्ड जीन, ठीक है।
और प्रोटीन ही क्या है बेटा, प्रोटीन आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी कैरेक्टर हमें विजिबल हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ प्रोटीन, ऐसा हमने याद रखना है। वैसे प्रोटीन्स दो तरह के होते हैं आपके, कौन से दो तरह के, वन इज योर स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड अनदर इज अ फंक्शनल प्रोटीन। तो फंक्शनल प्रोटीन हमारा क्या बनाता है, एंजाइम्स बनाता है, और जबकि आपका स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या बनाता है, आपका किसी ना किसी कैरेक्टर के लिए बेटा वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब किसी ने कहा कैरेक्टर, तो कैरेक्टर किससे बना है, प्रोटीन से, और प्रोटीन की इंफॉर्मेशन किसके पास स्टोर है, डीएनए के पास, क्योंकि डीएनए हमारी बॉडी का जेनेटिक मटेरियल है। क्यों जेनेटिक मटेरियल है, बिकॉज इट कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी इन इट्स कोडेड लैंग्वेज। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। व्हाट इज जीन, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। Gene is responsible for the formation of protein. Protein decides the character in our body. और आप इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हो, अगेन आप कैरेक्टर्स के बारे में ही पढ़ने वाले हो। एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हेयर इज कि जीन अकर्स इन पेयर। बच्चों ये सारे पॉइंट्स ना आपने दिमाग में रखने हैं, क्योंकि जब हम आगे डिस्कस करेंगे ना तो हम इन्हीं पॉइंट्स को रिकॉल करेंगे। देखो जीन अकर्स इन पेयर का क्या मतलब है, लाइक बेटा मेरे आईज का कलर है, मान लीजिए ब्लैक आई कलर है मेरा, ठीक है, तो मेरी आई कलर के लिए जो मेरे पास जीन है वो हमेशा पेयर में होगी। मान लीजिए ब्लैक कलर डोमिनेंट है, तो मैं उसके लिए क्या लिखती हूँ, कैपिटल बी। तो मैं अगर अपनी बॉडी के अंदर आई कलर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो सिंगल कैपिटल बी मैं नहीं लिखूंगी, आई विल राइट इट 2 times कैपिटल बी, और इट कैन बी कैपिटल बी स्मॉल बी अगर ब्लैक आई कलर आपका डोमिनेंट है। यानी कि मुझे 2 फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हमने क्या कहा है, जीन अकर्स इन पेयर। ठीक है बेटा, तो जीन अकर्स इन पेयर, तो इसका मतलब है कि एक मुझे इंफॉर्मेशन किससे मिली है, मेरे फादर से मिली है, और एक इंफॉर्मेशन मुझे किससे मिली है, मदर से मिली है। हम देखने में कैसे भी क्यों ना हो बेटा, हमारी आईज मम्मा पे गई है, हेयर्स फादर पे गए हैं, कुछ भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं होता कि लाइक अगर हेयर्स पापा पे है तो पापा ने ही हेयर्स की इंफॉर्मेशन दी है, मम्मा ने नहीं दी है। देयर इज इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मदर एंड फादर, बट कैरेक्टर वो रिप्रेजेंट होता है जो कैरेक्टर डोमिनेंट होता है, या रिसेसिव अगर दोनों का है तो भी वो अपने आप को शो करता है। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए जीन अकर्स इन पेयर। इसी पॉइंट से जीन अकर्स इन पेयर से एक टर्म और फॉर्म होती है आपकी, दैट इज योर एलील। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स बता रही हूँ बेटा, ठीक है, किसी भी टर्म से क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन करने को कहा जा सकता है। तो व्हाट इज एलील, द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन इज कॉल्ड एलील। ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, व्हाट डू यू मीन बाय ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, जैसे मैंने आपको बताया कैपिटल बी और स्मॉल बी, है ना, आइस कलर के लिए, तो ये क्या हो गया आपका एलील। तो जीन अकर्स इन पेयर, और उसी पेयर की ऑल्टरनेटिव फॉर्म को ही हम क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। ठीक है, फिर इसी से ही आपके देखिए कैसे टर्म्स निकाल देते हैं, होमोजाइगस एलील एंड हेटेरोजाइगस एलील। ठीक है, होमो का मीनिंग होता है बेटा सेम, और हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। So if the same type of allele is there, then it is called homozygous allele. Like अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दे दूँ कैपिटल बी का, तो ये होमोजाइगस एलील है, और हेटेरोजाइगस का मतलब क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलील, है ना। तो यहाँ पे एग्जांपल किसका आएगा, कैपिटल बी और स्मॉल बी का, तो दैट इज कॉल्ड होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस एलील। तो ये टर्म भी आपकी इंपॉर्टेंट है बेटा। चलिए इसके बाद हम आ जाते हैं कुछ मेन टॉपिक्स के ऊपर, क्योंकि हम समय है कम, टॉपिक्स हमने इंपॉर्टेंट बिल्कुल ग्रास्प करके रखने हैं, जिससे क्वेश्चन बनते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो सारे हम कैरी करते चलेंगे। देखिए इसके बाद आ जाते हैं द फादर ऑफ जेनेटिक्स,
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, द बेसिक्स वन, है ना, पता होना चाहिए बच्चों को। हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? द ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब क्वेश्चन आता है व्हाई ही इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स? बिकॉज ही डिड एक्सपेरिमेंट्स ऑन, इन्होंने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो ही डिड experiment on garden pea plant, that is also known as Pisum sativum। ठीक है, तो आपको ये साइंटिफिक नेम याद रखना है, कौन सा? Pisum sativum। दिस इज कॉल्ड गार्डन पी और स्वीट पी प्लांट। फाइन। And again my question is why he is considered as father of genetics? Because he gives the mechanism by which information is transferred from one generation to another generation. And what kind of mechanism it is? He gives the basics law। इन्होंने कुछ laws दिए थे जो explain करते हैं कैसे information एक generation से दूसरी generation में transfer होती है। And the three basics law given by the Mendel is, number one, law of dominance, number two, law of segregation, and number three beta, law of independent assortment। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल लॉ। दिस पॉइंट इज ऑल्सो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक नंबर का एमसीक्यू आ सकता है कि इसमें से यूनिवर्सल लॉ आपका कौन सा है? तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल लॉ। And what is the another name of law of segregation? This is also known as law of purity of gametes। ये चीजें जब मैं आपको पूरे laws explain करूंगी, then I'll let you know how, why we are calling it as law of purity of gametes। तो ये चीज आपने बिल्कुल ध्यान में रखनी है। तो मेंडल ने ये 3 लॉ दिए थे, ठीक है। इसके अलावा मेंडल ने गार्डन पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया था? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सिलेक्टिंग गार्डन पी प्लांट? तो सबसे बेसिक चीज तो बेटा आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? पहले हम लिख देते हैं व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सिलेक्टिंग गार्डन पी प्लांट। ओके, पाइसम सटाइवम को क्यों सिलेक्ट किया? तो देखो बेटा, एक तो ना मेंडल ने इसके अंदर क्या देखे, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग विच इज कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। मतलब जिन कैरेक्टर्स को लेके वो स्टडी करना चाहते थे उसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स इस प्लांट के अंदर प्रेजेंट थी। जैसे अगर एक प्लांट टॉल है तो दूसरा डॉर्फ है ना। एक प्लांट के फ्लावर्स का कलर अगर वॉयलेट है तो दूसरे प्लांट्स के फ्लावर्स का कलर वाइट है। These are called contrasting traits। इसको हम क्या कहते हैं? contrasting traits। तो देखिए एडवांटेजेस, देखिए नंबर 1, इट वॉज एन एनुअल प्लांट। इसको हम 1 लिख देते हैं, क्वेश्चन बनता है इसमें से भी, ठीक है। ये कैसा प्लांट था बेटा? आपका एनुअल प्लांट था, एक ही सीजन में रिजल्ट देने वाला प्लांट। सेकेंड पॉइंट, दिस इज प्योर लाइन प्लांट। Now what do you mean by pure line plant or self-pollinated plant? Self-pollinated plant। तो देखिए प्योर लाइन का मीनिंग होता है बेटा यहाँ पे कि इसमें जो कैरेक्टर्स थे ना, दे आर गोइंग टू बी प्रिजर्व्ड जनरेशन आफ्टर जनरेशन। क्या मतलब हुआ कि ये प्लांट आपका कैसा प्लांट था बेटा? बाइसेक्सुअल प्लांट। दिस प्लांट वॉज बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब है कि इसमें आपका मेल भी है और
फीमेल भी है। प्लस जो इसके फ्लावर्स थे बेटा, दे आर क्लिस्टोगैमस टाइप, मीन्स दे आर हैविंग क्लोज्ड फ्लावर्स। इसमें जो फ्लावर्स प्रेजेंट है वो कैसे थे, क्लोज फ्लावर्स थे। तो मेल और फीमेल दोनों थे इसके पास, क्लोज फ्लावर्स थे, तो किसी तरह की मैनिपुलेशन नहीं थी इस प्लांट्स में, ठीक है। तो कैरेक्टर्स आर प्रिजर्व फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, कैरेक्टर्स आर प्रिजर्व्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मैंने अगेन आपको बोला बेटा लिखना या नोट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना बहुत जरूरी है। तो मेंडल ने इसको प्योर लाइन या सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट था, क्योंकि इसमें कैरेक्टर्स हर जनरेशन में क्या रहते थे, प्रिजर्व रहते थे, सेम रहते थे। तो मेंडल को देखिए किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। तो रॉ मटेरियल हमारा प्योर होना चाहिए, तभी तुम्हारा प्योर रिजल्ट आएगा। तो इसमें जो रिजल्ट इस तरीके से मेंडल ने दिए, तो उनको जो रॉ मटेरियल मिला, मतलब जो प्लांट मिला, वो प्योर मिला, ठीक है। जिसके बाद उन्होंने उसमें मिक्सिंग वगैरह की, क्रॉस पॉलिनेशन किया, एक्सपेरिमेंट्स किया और डिफरेंट डिफरेंट तरह के लॉज को फॉर्म किया। चलिए, और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सीड्स एट वन टाइम। तो ये जो प्लांट था इसमें क्या प्रोड्यूस हुए, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। एक समय में आपने देखा होगा एक मटर का अगर आप एक फ्रूट लो, है ना, उसको खोलो तो उसमें कम से कम 5 से 6 सीड्स निकलते हैं। तो कभी भी जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सिंगल टाइम या वन टाइम में हम उसका रिजल्ट अनाउंस नहीं करते, हम बार बार उसके ऊपर क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। और कोई भी चीज जब आप बार बार एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। तो इसमें जो है लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस करते थे, जिसके एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड थे। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है बेटा। इसके अलावा चलिए, ये तो हो गया एडवांटेज ऑफ सिलेक्टिंग पी प्लांट। नाउ आपको और क्या याद रखना है, 10th क्लास के बच्चों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर दी 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। 10th हो या 12th हो बेटा, ये टॉपिक दोनों क्लासेस में आता है। 10th में तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता ही है, लेकिन 12th वालों को भी अगर ये चीजें क्लियर नहीं होंगी तो वो एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि मेंडल ने कौन से कैरेक्टर स्टडी किए। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, ऑन वन हैंड कैरेक्टर, ऑन अनदर हैंड व्हाट आर द डोमिनेंट कैरेक्टर एंड व्हाट आर द रिसेसिव कैरेक्टर। देखिए थोड़ा सा बेसिक्स ले लेते हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो कैरेक्टर में देखिए सबसे पहला कैरेक्टर हम लेते हैं, मान लीजिए स्टेम हाइट। तो स्टेम हाइट में टॉल कैरेक्टर डोमिनेंट है और ड्वार्फ क्या है, रिसेसिव है। तो ये मेंडल ने अपने मन से डिसाइड नहीं किया बेटा, इस पे एक्सपेरिमेंट किए। जिसने अपने आप को रिप्रेजेंट किया, एक्सप्रेस किया, वो डोमिनेंट है। जिसने एक्सप्रेस नहीं किया अपने आप को, वो क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है। इसके अलावा हम ले लेते हैं सीड शेप। सीड शेप में आपकी शेप आती है एक तो राउंड, सेकेंड इज आर रिंकल्ड। फिर आता है आपका सीड कलर। सीड कलर में बेटा आपका येलो कलर इज डोमिनेंट कैरेक्टर एंड ग्रीन कलर इज रिसेसिव कैरेक्टर। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, देखो सीड के अलावा एक आता है पॉड कलर, हम उसको बाद में ही लिखेंगे, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं, लिख लेते हैं फ्लावर कलर। तो फ्लावर कलर मैंने आपको बताया वॉयलेट एंड वाइट। इसके अलावा आता है बेटा फ्लावर पोजीशन। फ्लावर पोजीशन का मतलब क्या है कि लाइक प्लांट के ऊपर फ्लावर किस तरह की पोजीशन में प्रेजेंट है। तो इसकी होती है एक तो एक्सियल पोजीशन और एक होती है बेटा टर्मिनल पोजीशन, है ना। टर्मिनल का मतलब होता है लाइक टिप पे ही, ग्रोइंग टिप पे ही फ्लावर क्या कर गया, ग्रो कर गया। और एक्सियल का मतलब हो गया कि साइड्स में वो क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तो फ्लावर पोजीशन होगी। इसके अलावा आता है बेटा पॉड शेप। अब कुछ बच्चों को ये नहीं पता होगा पॉड क्या होता है, तो कोई बात नहीं, हम किस लिए हैं। पॉड का मतलब होता है बेटा फ्रूट।
तो फ्रूट की शेप जो होती है वो दो तरह की होती है, मटर आपने देखा होगा, वन इज योर इन्फ्लेटेड एंड सेकेंड इज आर कंस्ट्रिक्टेड। तो इन्फ्लेटेड का मतलब आपने देखा होगा एक मटर आती है हरी सी, है ना, मीठी सी मटर होती है, और दो छोटे छोटे सीड्स होते हैं लेकिन बहुत मीठे होते हैं। और एक मटर आती है ऐसे कंस्ट्रिक्टेड टाइप की, इस तरीके से, है ना, जिसकी जो लेयर है वो चिपकी होती है और उसके अंदर इस तरीके से मोटे मोटे सीड्स के दाने होते हैं, बट वो कहीं ना कहीं कच्ची होती है और उतनी मीठी नहीं होती है। बाकी आपको कैसी लगती है आप बताइएगा जरूर। और लास्ट में बेटा हमारा आता है पॉड कलर। तो पॉड कलर में आपका आता है, कैसा कलर आता है, इसमें ग्रीन आपका डोमिनेंट है और येलो आपका रिसेसिव है। तो जब भी क्वेश्चन आए बेटा और फ्रेम करने को कहा जाए, लाइक एक प्लांट है जिसका जो पॉड कलर है वो ग्रीन है, प्लस जो उसका फ्लावर कलर है वो वाइट है, और उसको क्रॉस कराया गया है किससे, एक दूसरे प्लांट से जिसका पॉड का कलर येलो है बट फ्लावर का कलर वॉयलेट है, आप उसके क्या करिए, जीनोटाइप बनाइए और प्रोबेबिलिटी बताइए। तो जीनोटाइप आप कब बताएंगे, जब आपको पता होगा कि डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है और रिसेसिव। अगर पॉड कलर में आपका येलो कलर दे रखा है विद योर वॉयलेट कलर, तो येलो कलर आपका रिसेसिव कैरेक्टर है और वॉयलेट फ्लावर जो है वो आपके डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो आप कैसा साइन लोगे, मान लीजिए आपने स्मॉल वाई लिया और फ्लावर के लिए वॉयलेट क्योंकि डोमिनेंट है तो कैपिटल वी लिया, ठीक है, इस तरीके से। तो दैट्स व्हाई दीज ऑल 7 कैरेक्टर्स जो है दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 10th एज वेल एज 12th। इसके बाद हम देखेंगे बेटा और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हम इसमें कवर कर सकते हैं, दैट इज कि हु रीडिस्कवर द मेंडल्स वर्क। मेंडल के वर्क को किसने रीडिस्कवर किया, तो देखिए इंपॉर्टेंट है। फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मेंडल क्यों नहीं सक्सेसफुल हुए अपने टाइम में, ठीक है। तो रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क, चलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 है हुगो डी वेरिस। देखिए बेटा हुआ क्या था, देयर वर 3 साइंटिस्ट, उन्होंने अपनी अपनी जगह पे अलग अलग मेंडल के काम को देखा जाए रीडिस्कवर किया। उन्होंने भी जो डिस्कवरी की वो एग्जैक्टली मेंडल से सेम थी। फिर इन्हीं तीनों साइंटिस्ट में ह्यूगो डी वेरिस ने क्या किया, मेंडल्स के पेपर को फाइंड आउट किया, उसको दोबारा पब्लिश कराया और मेंडल को उसके काम के लिए उसको रिकॉग्निशन प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से नोबेल प्राइज भी मिला। लेकिन ये नोबेल प्राइज मेंडल के मरने के काफ़ी साल बाद मिला, ये एक ड्रॉबैक रहा कहीं ना कहीं, बट कोई बात नहीं। तो कौन कौन से साइंटिस्ट थे हमारे बेटा, हुगो डी वेरिस ऑफ हॉलैंड, ये भी आपने याद रखना है कि ये किस प्लेस को बिलोंग करते हैं। सेकंड जो साइंटिस्ट है हमारे, कार्ल कॉरेंस ऑफ जर्मनी, कार्ल कॉरेंस ऑफ जर्मनी, ठीक है। एंड द थर्ड इज एरिक वॉन टेशरमर्क, एरिक वॉन टेशरमैक ऑफ ऑस्ट्रिया। देखिए ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग मेंडल के काम को क्या किया बेटा, रीडिस्कवर किया, ठीक है। और हुगो डी वेरिस ने इसको दोबारा पब्लिश कराया कौन से जर्नल में, फ्लोरा जर्नल में। सो मेंडल वर्क गेट रीपब्लिश्ड इन द जर्नल, जर्नल मींस लाइक जैसे आप न्यूज़पेपर में कोई भी चीज पब्लिश करवा रहे हो, तो ऐसे ही हुगो डी वेरिस ने उसको मेंडल के ही वर्क को रीपब्लिश कराया फ्लोरा में, ठीक है। कौन से सन में कराया, इन 1901। और ये रीडिस्कवरी कब हुई इन तीनों के थ्रू, इन 1900, ठीक है। तो दिस इज द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। अब इसमें एक चीज लास्ट इस वीडियो में, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे कि मेंडल का वर्क बेटा क्यों सिलेक्ट नहीं हुआ ड्यूरिंग हिज ऑन टाइम, what are the reasons for non-recognition of Mendel? ठीक है बेटा, तो देखिए what are the reasons। सबसे पहला रीजन देखिए बेटा
कि जिस भी जर्नल में मेंडल ने अपने काम को पब्लिश किया था उस टाइम पे, उसका जो सर्कुलेशन था, मतलब लोगों तक जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन था, वो बहुत ही लिमिटेड था। तो पहला आप रीजन क्या लिखेंगे? लिमिटेड सर्कुलेशन of proceeding of Brun, proceeding of Brun, Natural Science Society, Natural Science Society. This is the name of the journal, okay? Proceeding of Brun Natural Science Society. तो उसका जो था कहीं ना कहीं लिमिटेड सर्कुलेशन था, ज़्यादा लोगों तक उनकी इंफॉर्मेशन पहुंची नहीं। सेकेंड इंपॉर्टेंट जो रीजन है कहीं ना कहीं वो क्या है? लैक ऑफ एग्रेसिवनेस। एक दोहा है बेटा, डर बिन होए ना प्रीत, है ना? तो कहीं ना कहीं बिना डर के जो है ना इंसान किसी भी, प्रीत का मतलब ऐसे यहाँ पे प्यार होता है, बट ये कहते हैं ना कि जब तक डंडा नहीं होगा सर पे तब तक आप पढ़ोगे भी नहीं, है ना? अब जैसे बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं तो आपका जो थोड़ा सा कॉन्शियस लेवल कहता होगा आप कि नहीं अब पढ़ाई करनी चाहिए, अदरवाइज हम क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो मेंडल की जो पर्सनैलिटी थी उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो लैकिंग था वो क्या था? लैक ऑफ एग्रेसिवनेस। ठीक है, एग्रेसिवनेस इन दी पर्सनैलिटी ऑफ मेंडल। देखो इतना सारा वर्क करने के बाद मेंडल ने इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, उसका सिस्टमैटिकली डाटा प्रिपेयर किया, उसके बाद भी वो आराम से बैठे रहे, किसी ने अगर उनकी बात पे नहीं ध्यान दिया तो उन्होंने उसको टेक इट इजी लिया। तो ये कहीं ना कहीं क्या है? लैक ऑफ एग्रेसिवनेस इन दी पर्सनैलिटी ऑफ मेंडल। और क्या बता सकते हो? he himself not sure about his own founding, not convinced about his own conclusion. ऐसा क्यों हुआ बेटा? अपने कंक्लूजन को लेके वो श्योर क्यों नहीं थे? क्योंकि ना देयर वॉज अनदर साइंटिस्ट, नी गैली। कौन से साइंटिस्ट थे? नी गैली। नी गैली के कहने पे उन्होंने वो सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है एक दूसरे प्लांट पे, गार्डन पी के अलावा एक प्लांट के ऊपर उन्होंने रिसर्च की। कौन से रिसर्च की? हॉकवीड के ऊपर, जिसको हाइरेशियम भी बोलते हैं। तो इसके ऊपर जब बेटा उन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो उनको सेम रिजल्ट नहीं मिले जो उनको अपने गार्डन पी प्लांट में बार बार एक्सपेरिमेंट करने पे भी सेम मिलते थे। इसी वजह से कहीं ना कहीं उनका थोड़ा मोरल डाउन हुआ कि लाइक माइट भी मेरा जो कंक्लूजन है वो उतना सही नहीं है। बट यहाँ प्रॉब्लम मेंडल के वर्क में नहीं थी, यहाँ प्रॉब्लम थी इसके अंदर, क्योंकि ये जो हॉकवीड प्लांट था दैट वाज नॉट प्योर लाइन प्लांट। तो ये प्योर लाइन प्लांट नहीं था, जिसकी वजह से मेंडल के रिजल्ट्स इसमें शो नहीं हुए, और कहीं ना कहीं इसी वजह से मेंडल अपनी फाइंडिंग को लेके श्योर नहीं थे। इसके अलावा साइंटिफिक वर्ड जो था उस टाइम पे दैट वाज रॉक्ड बाय द साइंटिस्ट डार्विन, जो किस पे काम कर रहे थे? आपके इवोल्यूशन के ऊपर काम कर रहे थे। तो उस टाइम पे जो चर्चा थी, है ना, वो किसकी थी? डार्विन की थी। तो इसलिए भी मेंडल की बात पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो साइंटिफिक वर्ड वर रॉक्ड बाय Darwin's theory of evolution. Darwin theory of evolution. ठीक है, तो डार्विन की जो थ्योरी थी उस टाइम पे वो काफी फेमस थी, तो मेंडल की बात पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। और जो सबसे बड़ा कहीं ना कहीं ड्रॉबैक था वो ये क्या था? जो भी उन्होंने मैथमेटिक्स अप्लाई की इसमें, तो बायो वालों ने कहा अरे मैथ्स इन बायो, ये कैसे पॉसिबल है? ये तो हो ही नहीं सकता, है ना? इसका मतलब बकवास है, हमने किसी बात को ध्यान से सुना नहीं, देखा नहीं, समझा नहीं,
है ना, और सिर्फ हमने ये कहा कि मैथ जो है वो बायो में यूज नहीं हो सकती, तो कहीं ना कहीं ये भी अदर जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने उस बात पे इसलिए नहीं ध्यान दिया बिकॉज हिज मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल लॉजिक were unfamiliar to another biologist. तो ये चीजें कहीं ना कहीं क्या थी, दूसरे बायोलॉजिस्ट के लिए क्या थी बेटा, अनफैमिलियर थी, इसलिए भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, द लास्ट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज नो फिजिकल प्रूफ ऑफ फैक्टर. फैक्टर मीन्स जीन. जो जीन हम आज की डेट में वर्ड यूज करते हैं, मेंडल ने उसका नाम उस टाइम पे क्या दिया था, फैक्टर. तो मेंडल जिस जीन की बात करते थे उसका उस टाइम तक कोई भी फिजिकल एविडेंस या प्रूफ नहीं था. सो देयर इज नो फिजिकल प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द जीन और फैक्टर. ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे. नेक्स्ट वीडियो में आपको डेफिनेटली इसके आगे का कंटेंट मिलेगा, लेकिन कोई भी वीडियो आप स्किप नहीं करेंगे, एक बार आप उसको जरूर देखेंगे बिना स्किप किए. ठीक है, देन द थिंग्स विल बी वेरी मच क्लियर टू यू. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. थैंक यू.